हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। या जो हमारा डिस्कशन होगा वह 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए करंट अफेयर सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, तो इस पे प्रश्न और इसके मॉडल आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है यह इंडेक्स। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। भारत और बिहार सरकार के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न दो डायमेंशन में पूछा गया है। पहला डायमेंशन में आपको बताना है कि नीति आयोग के द्वारा जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है, किन क्षेत्रों की अंक में गिरावट दर्ज की गई है, भारत का औसत प्रगति स्तर एसडीजी लेवल पे क्या रहा है, बिहार का क्या स्थान है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना है। और इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि आखिर सतत विकास लक्ष्य जो 2030 तक हमें टारगेट दिया गया है प्राप्त करने के लिए, तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों क्या क्या प्रयास कर रही है, कौन कौन से ऐसे जन कल्याणकारी लोकहितकारी नीतियां क्रियान्वित की जा रही है ताकि 2030 ईस्वी तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो प्रश्न सिंपल है, दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें चर्चा करनी है। आप लोग कोशिश करें जब भी इसका आंसर, जब भी कोई इंडेक्स आए तो आप लोग कोशिश करें कि उसमें इंडेक्स में पर्याप्त मात्रा में आपके डेटा का यूज हो, क्योंकि इंडेक्स का मतलब ही होता है जैसे डेटा वगैरह जो भी होते हैं वह इंडेक्स में काफी पर्याप्त संख्या में दिए होते हैं, तो आपको भरपूर प्रयोग वहां पर आंसर राइटिंग के दौरान करना होगा। तो आइए हम लोग इसका आंसर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सतत विकास सूचकांक से संबंधित सवाल है, तो आगे हम लोग फर्स्ट सेंटेंस में डिफाइन करते हैं कि आखिर सतत विकास है क्या। विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बगैर वर्तमान तथा भावी पीढ़ी की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक ऐसी प्रोसेस है, डेवलपमेंट की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इसको नुकसान किए बगैर वर्तमान तथा भावी पीढ़ी की जो जीवन होती है उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य किए जाते हैं, और विकास की यही प्रक्रिया सतत विकास के नाम से जानी जाती है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण जारी किया गया है, और यह चौथा संस्करण जो है वह 23-24 का, वित्तीय वर्ष 23-24 का है, और पिछले वर्ष इसे जुलाई 2024 में जारी किया गया है। अब थोड़ा सा इस इंडेक्स के बारे में हम लोग जानते समझते हैं कि आखिर सतत विकास सूचकांक जो है वह होता क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के स्थान पर 17 नए सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया, जिनमें गरीबी एवं भूखमरी की समाप्ति, बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवस्था, लैंगिक समानता व सशक्तिकरण, स्वच्छ पेयजल, ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ शहर आदि प्रमुख हैं। ऐसे 17 एसडीजी लक्ष्य हैं। ठीक है, तो 17 सभी का नाम वहां पे मेंशन करना जरूरी नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण जो लक्ष्य हैं वह 3-4 का आप मेंशन कर सकते हैं। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति का अवलोकन करने के लिए नीति आयोग के द्वारा यूएन इंडिया के सहयोग से 16 एसडीजी लक्ष्यों एवं 113 संकेतकों पर आधारित यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, यानी कि यूएन के द्वारा जो 17 एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस एसडीजी लक्ष्य के आधार पे इंडिया में क्या प्रगति हो रही है, या 17 जो सतत विकास सूचकांक हैं, लक्ष्य हैं, इन 17 विकास लक्ष्य जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उन पर भारत में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और इसके लिए इस डेवलपमेंट की मापने के लिए नीति आयोग के द्वारा यूएन इंडिया के सहयोग से 16 एसडीजी लक्ष्यों, 17 यूएन के द्वारा निर्धारित की गई है लेकिन 16 एसडीजी लक्ष्यों और 113 संकेतकों पर आधारित यह इंडेक्स प्रतिवर्ष जारी की जाती है। पहला जो इसका इंडेक्स था 2018 ईस्वी में पहला सूचकांक जारी किया गया था एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, और यह चौथा संस्करण है। उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं
उनके अंक के आधार पर अलग अलग श्रेणियां विभाजित की जाती है। जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 0 से 49 अंक के बीच में प्राप्त करेगा वह आकांक्षी राज्य माने जाएंगे। 50 से 64 अंक के बीच प्रदर्शनकर्ता परफॉर्मर, 65 से 99 अग्रणी और 100 अंक जिसे प्राप्त होगा वह सफल व्यक्ति सफल के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो अभी तक 100 किसी भी राज्य को प्राप्त नहीं हुआ है। इस बार आप देखेंगे तो 79 अंक के साथ केरला प्लस उत्तराखंड ये दोनों फर्स्ट रैंक पे है और इसका अंक है 79 यानी कि अग्रणी श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो इंडेक्स के बारे में ओवरऑल मोटा मोटी जो बातें हैं वो हमने यहाँ पर समझा। अब इसके बारे में हम लोग इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। मैं आगे चर्चा करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। टीम ISPC सेंटर के द्वारा 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा दे रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पैकेज को तैयार किया गया है। इस पैकेज के अंतर्गत जिस प्रकार के यहाँ मॉडल आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं उसी प्रकार के आपको 150 से 160 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए जो भी संभावित टॉपिक है उसको प्रश्न और आंसर के फॉर्मेट में तैयार किया गया है, आप सभी के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। लगभग 150 के आसपास इसमें मॉडल आंसर होंगे। इसमें एसे और DI को छोड़कर हर एक सेक्शन कवर होगा, यानी कि GS का जितना सेक्शन है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, IR, करेंट अफेयर, नेशनल करेंट, इंटरनेशनल करेंट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी सारे सेक्शन इसके अंतर्गत समाहित होंगे। इसके लिए प्राइस रखा गया है 999 रुपया। पहले इसका चार्ज था 1500 रुपया, लेकिन उससे कम करके 999 रुपया कर दिया गया है। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल या फिर मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप लोग इच्छुक हो परचेज करने का तो यही नंबर जो है गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों जगह अवेलेबल है। प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट है 8375934036 या गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम तीनों नंबर है। आप इस पे 999 रुपया पेमेंट करने के बाद यह व्हाट्सएप नंबर भी है और इसी नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे। ठीक है, तो नाम प्रशांत कुमार 8375934036 999 रुपया और GS का सारे जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन है उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद आप लोग इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दें और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस में पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां तक कि आपको जब भी मेंस एग्जामिनेशन होगी उसके कुछ दिनों पूर्व तक जो भी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट करेंट सेक्शन में होगा उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस सीरीज को जरूर परचेज करें। अब आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2023 की विशेषता। ठीक है, देखिए 2023 की जो 2023-24 इसको करिए। ठीक है, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 की विशेषता, तो अगर इसकी विशेषता देखेंगे तो भारत की जो समग्र प्रगति है उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। अभी हमने ऊपर बताया कि पहला इंडेक्स 2018 ईस्वी में जारी किया गया था और यह चौथा सूचकांक है, चौथा इंडेक्स है, चौथा संस्करण है। ठीक है, चौथा संस्करण 23-24 में जारी किया गया है और यह जारी कब किया गया? जुलाई 2024 को, 16 जुलाई 2024 को जारी किया गया। तो 2018 से आप देखेंगे 2023-24 यानी कि जब चौथा संस्करण तक, तो लगातार भारत के SDG प्रगति स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। जहां 2018 में समग्र SDG अंक जो था 57 था, 2019-20 में 60 हुआ, 2020-21 में 66 हुआ, 2023-24 में 71 हुए। ठीक है, तो लगातार आप देखेंगे कि SDG की जो समग्र प्रगति अंक है उसमें लगातार वृद्धि देखने को मिली है, प्रथम संस्करण से लेकर चतुर्थ संस्करण तक। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से हमने इसे दर्शा दिया। शीर्ष प्रदर्शक यानी कि सबसे बेहतर अंक किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो सबसे बेहतर केरल प्लस उत्तराखंड को, दोनों को समान अंक मिले हैं, 79 अंक मिले हैं, यानी कि फर्स्ट रैंक पे केरल और उत्तराखंड दोनों है। सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? तो बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, 57 अंक बिहार ने प्राप्त किया और नीचे से दूसरा जो है वह झारखंड 62 अंक के साथ, यानी कि सबसे नीचे से पहला स्थान है बिहार का। ठीक है, और नीचे से दूसरा स्थान है झारखंड का, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। सतत विकास लक्ष्यों के सभी मानकों में लक्ष्य 13
जलवायु के अनुकूल कार्रवाई में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। और आप लोग देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत सरकार, बिहार सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हर एक लेवल पे काफी कार्य हो रहा है। और चूंकि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और उसे निपटना भी सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है वर्तमान समय की, इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में जब एसडीजी इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण जारी किया गया तो उसमें जिस लक्ष्य में सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला वह लक्ष्य 13 है, जो कि जलवायु के अनुकूल कार्रवाई से संबंधित है। इसमें 54 से बढ़कर 67 स्कोर हो चुका है, यानी कि पिछली बार जब थर्ड संस्करण जारी किया गया था तो स्कोर था 54, लेकिन यह जब जारी किया गया है, इस बार चौथा संस्करण जारी किया गया तो स्कोर बढ़कर हो गया है 67। इसके ठीक बाद लक्ष्य 1 यानी कि गरीबी उन्मूलन का स्थान है। यह प्रगति नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों के केंद्रित कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों और योजनाओं के प्रभावों को चिन्हित करती है। यह प्रदर्शित कर रहा है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। गरीबी में अगर एसडीजी 1 जो है वह गरीबी में अगर आप गिरावट देखेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे 2015-16 से लेकर 22-23 तक का आंकड़ा दिया गया है। लगातार इसमें गरीबी में गिरावट देखने को मिली है। 2015-16 में गरीबी की प्रतिशत 24.8% थी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है, वह 19-20 में घटकर 14.96% हो गई और 22-23 में घटकर 11.28% हो गया। तो गरीबी का स्तर में आप देखेंगे तो लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है यहाँ पे 15-16 से 22-23 के बीच में, ठीक है। तो विभिन्न पैमाना मानक डायग्राम के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सतत विकास लक्ष्य में भारत जो है वह आगे की ओर बढ़ रहा है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में काफी तेजी से अग्रसर है, ठीक है। अब आते हैं इसके भारत और बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों तथा सहकारी संघवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। केंद्र सरकार की किन नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अब जानते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को दिए जा रहे हैं 5 केजी अनाज मुफ्त। लाभार्थी हैं 80 से 81 करोड़ के बीच में 5 केजी अनाज इनको मुफ्त दिया जा रहा है। पीएम पोषण योजना, मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास प्रोवाइड किया जा रहा है शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब लोगों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों के लिए अलग अलग है। उज्ज्वला योजना, एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन योजना, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। COP 26 में पंचामृत की प्रतिबद्धता काफी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे जलवायु के अनुकूल कार्रवाई में हमने क्यों ग्रोथ किया सबसे ज्यादा, तो COP 26 में पंचामृत की प्रतिबद्धता काफी महत्वपूर्ण रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास पर मुख्य फोकस। इन दो वजहों से आप देखेंगे कि भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर काफी ज्यादा सजग प्रतीत होता है और वैश्विक स्तर पर भी हर एक देश उतना सजग नहीं है जितना भारत आजकल जलवायु परिवर्तन से निपटने पर फोकस कर रहा है। तो COP 26 में पंचामृत की प्रतिबद्धता। पंचामृत क्या है, तो COP 26 जब ब्रिटेन में ग्लासगो में समिट हो रहा था, COP का सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें भारत सरकार के द्वारा 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनमें से 4 लक्ष्य जो हैं वह 2030 ईस्वी तक प्राप्त करना था और एक लक्ष्य जो था शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 ईस्वी तक प्राप्त करना था। इसका अंतर्गत 2030 ईस्वी तक 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त होंगे और यह आंकड़ा लगभग 500 गीगावाट हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त करना है। 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी करना है और कार्बन इंटेंसिटी जो है उसको घटाकर 45% तक कम करना है। ये पंचामृत के तहत लक्ष्य थे और 2070 में शून्य कार्बन उत्सर्जन, ठीक है। तो यह हो गया COP 26 में पंचामृत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के विकास पे बल, वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना आदि, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे स्कीम है, तो और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि यहाँ पे 8-9 पॉइंट हो चुके हैं तो ज़्यादा लिखना भी उचित नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर या आपके समय प्रबंधन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास यहाँ पे स्पष्ट हो गए। अब आइए कि बिहार सरकार जो है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बिहार सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो बिहार सरकार के द्वारा भी आप देखेंगे कि भारत सरकार की तर्ज पर कई सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं और बिहार सरकार भी जलवायु परिवर्तन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग है। यही कारण है कि जब COP सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया गया था तो बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी प्रशंसा की गई थी और इसने सुर्खियाँ बटोरी थी, ठीक है। तो बिहार सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों में आप देखेंगे जल जीवन
हरियाली कार्यक्रम। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य किए जा रहे हैं, हरियाली बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। जो आहर पैन वगैरह सूख चुके थे उसको फिर से वहाँ पे जल उससे प्रवाहित किया जा रहा है। जो कुएं समाप्त हो चुके थे पुनरुद्धार उसका किया जा रहा है। सिंचाई की सुविधा विकसित की जा रही है। ठीक है, तो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, बालिका सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके तहत आप देखेंगे ग्रेजुएट हो चुकी महिलाओं या लड़की या फिर 10+2 क्वालिफाई करने वाली लड़कियों को, 10th क्वालिफाई करने वाली लड़कियों को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि आगे की पढ़ाई वे कर सके। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रोवाइड किया जा रहा है। आप बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, पहली बार क्वालिफाई करने पर आपको 50,000 रुपये दिए जाते हैं। यूपीएससी का अगर आप पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्यों? ताकि मेंस की तैयारी हो वो अच्छे तरीके से वो लोग कर सके। हालांकि ये पैसा आते आते मेंस एग्जामिनेशन हो चुका होता है। ठीक है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दी जा रही है। 7 निश्चय पार्ट 1 एवं पार्ट 2, इसके तहत आप देखेंगे कि समग्र अपने आप में सभी जो मानव विकास संसाधन को सृजित करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु और प्रयास होने चाहिए वे अपने आप 7 निश्चय पार्ट 1 और 2 में शामिल हो जाते हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर क्या किए जा रहे हैं, नारी सशक्तिकरण को लेकर क्या काम किए जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या काम किए जा रहे हैं, बिहार के विकास को लेकर क्या काम किया जा रहा है, सतत विकास लक्ष्य की दिशा में, मानव संसाधन विकास की दिशा में कुछ भी कार्य बिहार सरकार का पूछेगा 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके तहत स्वच्छ जल की प्राप्ति, और स्वच्छ जल आप देखेंगे तो एसडीजी 6 से संबंधित है। तो स्वच्छ जल की प्राप्ति के लिए कार्य किया जा रहा है, नारी उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है, संपोषणीय विकास के लिए काम किया जा रहा है, युवाओं को रोजगार पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे तो 7 निश्चय पार्ट 1 और 2 के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हरियाली बढ़ाने पे फोकस हमने यहाँ पे समझा। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के विकास पे बल। आप देखेंगे अभी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री का आप देखेंगे प्रगति यात्रा संपन्न हुआ था। वे सभी बिहार के 38 जिला का उन्होंने दौरा किया। ठीक है, और इस दौरान आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्होंने घोषणाएं की है। कई सारे जिलों में मेडिकल अस्पताल खोलने की घोषणा की है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ती सुविधा को प्रदर्शित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली ली जा रही है। छात्र और शिक्षक के बीच का जो अनुपात है, पहले काफ़ी ज़्यादा अनुपात था, उसको अब कम करने पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा एसडीजी लक्ष्य 2030 तक प्राप्ति की दिशा में ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत सरकार के प्रयास हमने समझा, बिहार सरकार के प्रयास हमने समझा। तो अब इस आंसर को हम लोग कंक्लूड करते हैं, क्योंकि प्रश्न की जो डिमांड थी 2 सेक्शन में वह डिमांड पूरी हो चुकी है। निष्कर्षता स्पष्ट है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अपने स्तर से वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। हालांकि गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं, जिस पर लक्षित योजनाओं के माध्यम से मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी की दर, अभी भी बेरोजगारी देखने को मिल रही है, पलायन की समस्या देखने को मिल रहा है, गरीबी अभी भी 11% के आसपास गरीबी है। तो अभी भी कई सारी चुनौतियां, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाना बाकी है, 100% साक्षरता दर अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, संतुलित विकास की अवधारणा अभी तक उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली है। तो कई सारे डायमेंशन पे अभी भी काम करने की आवश्यकता है। 2-3 सेक्टर में हमने काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को देखी है, चाहे वह जल के रूप में हो, एनर्जी के रूप में हो, गरीबी थोड़ा सा हमने वृद्धि की है। तो कई सारे स्तर पे आप देखेंगे तो भारत ने निस्संदेह काफी तरक्की की है, लेकिन सतत विकास लक्ष्य 2030 का जो टारगेट है वह अभी भी दूर प्रतीत होता है। मुश्किल से 5 वर्ष का समय है और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको प्राप्त करना चुनौती है। तो बिहार सरकार, केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें अगर मिलकर कार्य करती है तो हम इस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। नीति आयोग के द्वारा इस दिशा में पहल भी की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मॉडल आंसर यहीं पे डिस्कशन समाप्त होता है। और इसी प्रकार से 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कई प्रकार के हमारे यूट्यूब चैनल पे मॉडल आंसर को अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाएं, ये टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें। और 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इसी प्रकार के प्रश्न और मॉडल आंसर फॉर्मेट के लिए आप लोग निस्संदेह हमसे संपर्क करें।
8375934036 प्रशांत कुमार। ठीक है, आप लोग निसंदेह संपर्क कर सकते हैं और कोई भी विशेष जानकारी चाहिए तो आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।